नमस्कार श्रोताओं, कहानी वैक्सीन की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आइए जानें क्या है वैक्सीनेशन एक्ट, ये भारत में कब लागू हुआ, कौन थे डॉक्टर वोल्डेमॉर हफकाइन, क्या है भारत का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और कोरोना वैक्सीन बनने के प्रयास। 1853 से पहले निजी तौर पर टीके जरूर लगाए जाते थे, पर कहीं भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम नहीं चल रहा था। ब्रिटेन में व्यापक टीकाकरण की शुरुआत वैक्सीनेशन एक्ट ऑफ 1853 के साथ हुई। वैक्सीनेशन एक्ट के तहत सबसे पहले 3 महीने तक के शिशुओं का टीकाकरण अनिवार्य किया गया, जिसके बाद में संशोधित कर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बढ़ाया गया। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। भारत में कंपल्सरी वैक्सीनेशन एक्ट 1892 में पारित किया गया था। चेचक महामारी से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम का उद्देश्य चेचक के टीकाकरण के उच्च कवरेज को सुनिश्चित करना और महामारी को कम करना था। भारतीय उपमहाद्वीप में अनिवार्य टीकाकरण की यह पहली घटना थी। हालांकि यह एक्ट अधिकतर कागजी तौर पर रहे और महामारी के दौरान ही चर्चा में रहे। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार 1798 में किया गया था। भारत में चेचक के टीके की पहली खुराक मई 1802 बॉम्बे अब मुंबई की 3 वर्षीय बच्ची एना डस्टाल को 14 जून 1802 को दी गई। चेचक महामारी से निपटने के प्रयासों के बाद अब भारत अन्य टीका परीक्षणों के लिए खुला था। 19वीं शताब्दी के अंत में वैक्सीन परीक्षण के लिए हैजा यानी कॉलेरा और प्लेग 2 बीमारियां थीं। बंगाल में हैजा की महामारी शुरू हुई और पूरे देश को तबाह कर दिया था। यूक्रेनियन मूल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर वोल्डेमॉर हफकाइन ने एंटी कॉलेरा टीका विकसित किया था। ब्रिटिश भारत सरकार के आग्रह पर डॉक्टर हफकाइन ने 1893 में आगरा में वैक्सीन का सफल परीक्षण किया। ठीक 3 साल बाद 1896 में मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया और भारत सरकार ने डॉक्टर हफकाइन से मदद मांगी। ब्रिटिश भारत सरकार ने उनसे प्लेग वैक्सीन पर काम करने का अनुरोध किया, प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सुविधाएं प्रदान की। बिना समय गंवाए मौके की नजाकत समझते हुए 1 साल बाद ही प्लेग के लिए टीका विकसित किया गया। यह दिलचस्प होगा बताना कि डॉक्टर हफकाइन ने सबसे पहले टीके का परीक्षण खुद पर किया था। प्लेग का टीका भारत में विकसित पहला टीका था। हालांकि इससे महामारी को नियंत्रित करने में मदद तो मिली, लेकिन इससे पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं हुई और इसके दुष्प्रभाव भी थे। 1902 में प्लेग से बचाव में वैक्सीनेशन के दौरान पंजाब में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। पूरे कार्यक्रम को खासा झटका लगा और हफकाइन अपराधी भी घोषित हुए। लेकिन बाद में जांच पर यह बात साफ हुई कि गड़बड़ी वैक्सीन में नहीं बल्कि कुछ डोज में बाहरी कंटामिनेशन जाने के कारण थी। यद्यपि हफकाइन बरी कर दिए गए, पर अपने प्रति सरकार का रवैया और लोगों के बुरे व्यवहार से वे काफी टूट गए थे। बावजूद इसके उन्होंने अपना योगदान देना नहीं छोड़ा। हैजा और प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों पर नियंत्रण दिलाने के लिए डॉक्टर हफकाइन को हमेशा याद किया जाता है। डॉक्टर हफकाइन भारत में टीकाकरण के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने हैजा और ब्यूबोनिक प्लेग दोनों के खिलाफ टीके बनाए भी, लगाए भी। 16 मार्च 1964 को माइक्रोबायोलॉजिस्ट वोल्डेमॉर हफकाइन के सम्मान में भारत ने पोस्टेज स्टैंप निकाला। भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम EPI एक्सपैंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन 1978, UIP यूनिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। EPI का उद्देश्य था शिशु आबादी के 80% का टीकाकरण। EPI की शुरुआत BCG
ओपीवी, डीपीटी, मीजल्स यानी खसरा, गर्भवती महिला टेटनस वैक्सीन से हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण किया गया और यह शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। परिणाम स्वरूप कवरेज कम रहा। फिर आया यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ईआईपी की खामियों के मद्देनजर 19 नवंबर 1985 को यूआईपी लॉन्च किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में टीकाकरण को भारत में भीतरी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया। 1985 में 31 जिलों में शुरू हुआ ये अतिरिक्त जिलों तक विस्तार का लक्ष्य था। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे तेजी से टीकाकरण कवरेज में वृद्धि, टीकाकरण और सेवा की गुणवत्ता में सुधार, टीका स्टोर करने के लिए विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम स्थापित करना, चरणों में कुल टीकाकरण लागू करना, सभी जिलों को 89 to 90 तक कवर किया जाना, जिलेवार निगरानी प्रणाली तैयार करना, वैक्सीन उत्पादन और कोल्ड चेन उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। एक वैक्सीन निर्माण इकाई खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्लिनिकल परीक्षण और विपणन प्राधिकरण यानी मार्केट ऑथराइजेशन की अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत में इस लाइसेंस को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। CDSCO एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका देश में दवाओं की गुणवत्ता पर द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के आधार पर नियंत्रण है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी तय मानक हैं जो वैक्सीन की गुणवत्ता निर्धारित एवं प्रमाणित करते हैं। भारत में उत्पादित कई वैक्सीन WHO प्रमाणित हैं। इसके अलावा भारत में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जैसे संस्थान निरंतर वैक्सीन पर अनुसंधान कर रहे हैं। हमारा पिछला पूरा 2020 साल कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन की प्रतीक्षा में निकला। चूंकि एक ही वैक्सीन पर आश्रित रहना सुरक्षित नहीं, इसलिए दुनिया भर में 165 से भी अधिक कोविड-19 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 27 टीके मानव परीक्षण में प्रयोग किए जा चुके हैं। 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 टीकाकरण आरंभ हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वेडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बनी वैक्सीन, जिसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया और नाम दिया कोविशील्ड, इसे मंजूरी मिली है। इसके साथ ही ICMR और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को आपातकालीन स्थिति में मंजूरी देने की बात की गई है। हालांकि कोवैक्सिन ने अभी तीसरे चरण का ट्रायल पास नहीं किया है, इसलिए इसको लेकर बहस बनी हुई है। अन्य देशों की तरह भारत भी लगातार कोविड-19 का टीका बनाने की तरफ प्रयासरत है। भारत में इस समय 30 अलग अलग कंपनियां इसमें काम में जुटी हैं, जिसमें से 7 को WHO की मंजूरी मिली है। भारत में बन रहे कुछ वैक्सीन के नाम इस प्रकार हैं: कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद, ज़ाइकोव डी ज़ाइडलस कैडिला अहमदाबाद। इसके अलावा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। बेंगलुरु की माइनवैक्स, पनीशिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल कुछ अन्य नाम हैं जो पार्टनरशिप या स्वतंत्र रूप से विभिन्न तकनीकों के आधार पर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। माना जाता है अगर 60 से 70% आबादी किसी बीमारी के प्रति रोधक क्षमता विकसित कर ले तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कोरोना वैक्सीन बनने की सारी कहानी इसी हर्ड इम्यूनिटी को पाने के लिए है, जिससे धरती पर मानव जाति दोबारा बिना मास्क और सैनिटाइजर खुल के गले मिल सके। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप,
कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट के दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आजकल समाचार में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी अहम खबरें रोज चल रही हैं। लगातार समाचार पत्रों और आधिकारिक खबरों पर नजर रखें। बेकार के विवाद में रुचि न लें। देश और दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में सफल बहुत मुश्किल से हासिल करते हैं। उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। केवल सरकारी तौर पर लिखित और प्रेषित बातों को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान भरोसा करें। बिना वैज्ञानिक आधार पर की गई कोई भी टिप्पणी पूरे प्रोग्राम को क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए सोशल मीडिया पर व्यर्थ बहस से बचें। वैक्सीन श्रृंखला पर अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताएं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। सभी श्रोताओं को स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की शुभकामना। ईश्वर करे हम सभी कोविड-19 के प्रयोग से जल्द निजात पाएं और दुनिया घूमने जाएं। धन्यवाद।